Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about some theories of the origin of the earth. इन थ्योरीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हैं कुछ अर्लियर थ्योरीज और उसके बाद जो लास्ट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, इसको हम मॉडर्न थ्योरीज की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो ये दो टाइप की थ्योरीज हैं. अर्थ का ओरिजिन कैसे होता है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे होता है, इसके बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली थ्योरी से. फर्स्ट थ्योरी इज गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट. एक सेकेंड. सबसे पहली थ्योरी है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट. इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है. ये एक फिलोसोफर थे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था. ठीक है, इनका ये मानना है कि पूरे सोलर सिस्टम का ओरिजिन एक डिफ्यूज से होता है. मींस इन्होंने बात की एक नेबुला की. मींस एक गैस और डस्ट से बना हुआ एक क्लाउड है, कुछ इस तरीके का क्लाउड है. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंडेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसकी वजह से इस क्लाउड के अंदर जो गैस और डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद डेंसर रीजन्स का फॉर्मेशन करते हैं. बाद में ये जो डेंसर रीजन्स हैं ये सन और प्लैनेट का फॉर्मेशन करते हैं. इन्होंने अपनी थ्योरी को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो पहली हाइपोथेसिस है कांट की. इनकी हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज भी किया गया. पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि जो पार्टिकल्स पहले मूव नहीं कर रहे थे, जो कोल्ड थे, उनमें अचानक से ऐसी कौन सी एनर्जी आती है जिससे वो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं. और दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, इसमें जो नेबुला या फिर क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट की बात की गई है, उस क्लाउड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो सारी गैस और डस्ट आई है. सो ये दोनों चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ये इनके क्रिटिसिज्म में पॉइंट्स हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं. डेट इज़ नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस. ये सेकंड हाइपोथेसिस लाप्लेस ने दी है. इसको हम पहली वाली थ्योरी का एक रिवाइज्ड वर्जन भी मान सकते हैं. इन्होंने बात की एक नेबुला की, सेम जो प्रीवियस थ्योरी के अंदर हमने देखा है. इन्होंने कहा है कि एक क्लाउड है गैस और डस्ट का जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है. ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट इन्होंने ऐड किया था. इन्होंने कहा कि जो क्लाउड है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये पूरा जो क्लाउड है ये कोलैप्स करता है और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास मूव करना शुरू करते हैं. और दूसरी जो इन्होंने चीज़ एक्सप्लेन की जो इम्पॉर्टेंट है, डेट इज़ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से ये नेबुला फ्लैटन हो जाता है और एक रोटेटिंग डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है. पहले जो गैस और डस्ट का क्लाउड था वो धीरे धीरे इस तरीके से फॉर्म हो जाता है. ठीक है, और इसके सेंटर में सन का फॉर्मेशन होता है, और जो आसपास जितना भी मटेरियल बच जाता है वो धीरे धीरे प्लैनेट्स में फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सो ये लाप्लेस की थ्योरी थी. इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया. पहला पॉइंट तो यही था कि ये जो मटेरियल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ये क्लाउड बना हुआ है गैस और डस्ट का, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से है. पहला तो ये क्रिटिसिज्म है. और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि अगर ये जो पूरा क्लाउड है ये गैस, डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम से बना है, तो बाद में हमें हमारे प्लैनेट्स के ऊपर बाकी हैवी एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं. ठीक है, सो ये इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के अंदर दो पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं. ये थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है प्रीवियस टू थ्योरीज से. ये जो थ्योरी है इसका नाम है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ कैम्बरलिन. ये हाइपोथेसिस कैम्बरलिन और मिल्टन ने दी है. ठीक है, इन्होंने कहा कि एक सन है. ठीक है, इनका ये मानना था कि सन का एनकाउंटर होता है एक दूसरे स्टार के साथ, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सन है जब वो टकराता है दूसरे स्टार के साथ, तो सन के आउटर रीजन से बहुत सारा मटेरियल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. और ये जो बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है, मतलब कि पहले तो सन था. ठीक है, अब सन का जब कोलिजन होता है दूसरे स्टार के साथ, अब जो मटेरियल सन से निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और एक दूसरे के साथ जुड़ता है, और उसके जुड़ने की वजह से सॉलिड बॉडीज़ बनती हैं, और वो सॉलिड बॉडीज़ आज हमारे प्लैनेट्स हैं. ठीक है, ये जो सॉलिड बॉडीज़ हैं या जो प्लैनेट्स हैं ये धीरे धीरे साइज़ में बढ़ते जाते हैं. एंड इसके लिए उन्होंने दो कारण बताए थे. पहला, जो कोलिजन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है उससे, और दूसरा डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये दो कारण हैं जिससे प्लैनेट्स का साइज़ धीरे धीरे बढ़ जाता है. ठीक है, जीन एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस. चलिए इस थ्योरी की बात करते हैं. ये थ्योरी जो है ये लाप्लेस की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है
उसको थोड़ा सा रिफाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे टाइडल फोर्सेस की बात की गई। जब हम लाप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं, जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं, तो आपको याद होगा हमने क्या बात की थी यहाँ पे कि धीरे धीरे ये नेबुला एक डिस्क की फॉर्म में आ जाता है और बाद में बीच में सन और जो बाकी मटेरियल बचता है उसमें प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस थ्योरी के अंदर टाइडल फोर्सेस की बात की गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ इस थ्योरी को। इन्होंने जो थ्योरी दी उसको उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इन्होंने बात की एक प्रिमिटिव सन की। इनका ये मानना है कि ये प्रिमिटिव सन जो सन है इसकी एक अर्लियर स्टेज पे था, और ये एक इंट्रूडिंग स्टार की भी बात करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, पहला है प्रिमिटिव सन और दूसरा है इंट्रूडिंग स्टार। जब ये इंट्रूडिंग स्टार प्रिमिटिव सन के पास से गुजर रहा था, ठीक है, जब पास से ये पास ऑन कर रहा था, तो प्रिमिटिव सन से बड़ी बड़ी हॉट गैसेस की जो टाइड्स हैं वो यहाँ से बाहर निकलती हैं इस तरीके से, जब ये प्रिमिटिव सन यहाँ से पास करता है। अब ये जो गैसेस या फिर ये जो हॉट गैशियस जो मटेरियल है जो इस प्रिमिटिव सन से निकलता है, ये धीरे धीरे इस तरीके से बाहर आ जाता है प्रिमिटिव सन से, ठीक है। जब इंट्रूडिंग स्टार आगे निकल जाता है तो जो मटेरियल इस प्रिमिटिव सन से इजेक्ट होता है वो इस सिगार शेप्ड में आ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो मटेरियल है ये इस प्रिमिटिव सन से, ये प्रिमिटिव सन है और ये इंट्रूडिंग स्टार है, ठीक है। सो ये सिगार शेप्ड मटेरियल प्रिमिटिव सन से दूर चला जाता है, ठीक है। और इंट्रूडिंग स्टार के गुजर जाने के बाद ये सिगार शेप्ड मटेरियल प्लैनेट्स को फॉर्म करता है। लेकिन देखो यहाँ पर इन्होंने लाप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस को भी कंसीडर किया है। जब हम लाप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो क्लाउड बना है वो गैस और डस्ट का बना है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। तो यहाँ पे इस थ्योरी को भी इसी पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया गया कि अगर वो जो क्लाउड बना हुआ है वो हाइड्रोजन हीलियम से बना है तो हमें बाकी हैवी एलिमेंट्स हमारे प्लैनेट्स पर कैसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार है जिसकी ये बात करते हैं उसके बारे में ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते और ना ही हमें इंट्रूडिंग स्टार के ओरिजिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सो इस थ्योरी को इन दो पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट है रसेल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है देखो इसको दो पर्सन ने दिया था। सबसे पहले हार्लो ने इसको प्रपोज किया और हेनरी ने इसको बाद में एलोबरेट किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सन इनिशियली बाइनरी स्टार सिस्टम का पार्ट था। मीन्स एक तो सन है और सन के साथ उसका एक कंपेनियन स्टार है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होने की वजह से जो मटेरियल इनसे इजेक्ट होता है, ठीक है, पहले तो सन था और उसके साथ उसका कंपेनियन स्टार था, इनके बीच में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर की वजह से जो मटेरियल इजेक्ट होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, कंडेंस होता है और प्लैनेट्स को फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अंदर इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया जाता कि सन किसी बाइनरी स्टार सिस्टम का पार्ट था। सो बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब यही है कि एक सन है, सन के साथ उसका एक कंपेनियन स्टार है, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया जाता। सो इस थ्योरी को भी हम नहीं मानते कि ये थ्योरी हमें अर्थ के ओरिजिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है डेट इज सुपरनोवा हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ का और हमारे सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो एक एक्सप्लोजन की वजह से होता है। अब इस एक्सप्लोजन की वजह से जितने भी हैवी मेटल्स हैं या गैसेस हैं वो आसपास के स्पेस में फैल जाती हैं, ठीक है। मतलब एक्सप्लोजन हुआ, इससे जितने भी हैवी मेटल्स हैं, गैसेस हैं, वो पूरे स्पेस के अंदर इस तरीके से फैल जाती हैं, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये पूरा स्पेस है यहाँ पे काफ़ी सारे हैवी एलिमेंट्स आ जाते हैं और इन्हीं हैवी एलिमेंट्स की वजह से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। जो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था इसकी वजह से आसपास जितने भी गैस और डस्ट के क्लाउड्स थे वो सारे कोलैप्स कर जाते हैं ग्रेविटी में, ठीक है। सो ग्रेविटी की वजह से वो सारे कोलैप्स करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसी पूरे जितना भी मैटर फैल गया था बाहर, सो उससे हमारे प्लैनेट्स बन जाते हैं, ओके। सो ये जो थ्योरी है ना इसको हम हेल्पफुल मान सकते हैं कि ये थ्योरी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो हैवी एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड, आयरन, यूरेनियम, ये सब कहाँ से आया है, ये इस एक्सप्लोजन की वजह से आया है। बस यही आंसर हमें इस थ्योरी से मिलता है। बाकी मुझे नहीं लगता इस थ्योरी के बारे में इतना कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें इस थ्योरी से मिलती हैं। नेक्स्ट इज इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस।
सबसे पहले ये थ्योरी बताती है कि जो मटेरियल है उसका ओरिजिन इंटरस्टेलर स्पेस से हुआ है, ठीक है। और बाद में ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो पूरा सोलर सिस्टम है ये क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट से बना है, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जो स्टार्स हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आप प्लीज़ एक बार इसको कंसिडर कर लेना। देखो, सो इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर दो स्टार्स हैं, स्टार्स के बीच में ये पूरा जो क्लाउड है गैस और डस्ट का वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से इसमें सिर्फ ग्रेविटी को ही नहीं कंसीडर किया गया, इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और नियर बाय स्टार्स के फोर्सेस को भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस इंटरस्टेलर क्लाउड को कोलैप्स करने में और इसको ट्रिगर करने में, ठीक है। और इसके बाद जो ये मटेरियल होता है, मीन्स ये जो थ्योरी है ना, ये बेसिकली हमें मटेरियल के ओरिजिन के बारे में ही एक्सप्लेन करती है, ठीक है। सो ये थ्योरी आपको एकदम अलग सी साउंड कर रही होगी बाकी सब थ्योरीज से, ओके। सो ये थ्योरी इसी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो है हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन होता है। ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती कि कैसे ये सब्सटेंस आया है, सो इन सब डिटेल्स में नहीं जाती। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं बस इसी से ही ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे होता है, और आपको भी इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट वाली जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना अर्थ के ओरिजिन के बारे में, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, हम इसको मानते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारी जो अर्थ है इसका फॉर्मेशन होता है या फिर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी को 1931 के अंदर दिया गया था, ठीक है। चलिए, ये थ्योरी देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, वो पहले एक सिंगुलैरिटी में था इस तरीके से, ठीक है, एक ही जगह पर एग्जिस्ट करता था। बहुत ही छोटा सा हॉट और एक डेंस पॉइंट था जहाँ पे पूरा स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी सब कुछ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था, ओके। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पूरी सिंगुलैरिटी है या फिर ये जो प्लेस है ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्टली एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये गैलेक्सी से भी बड़े बड़े साइज़ के अंदर बन जाता है, ठीक है। मतलब एक गैलेक्सी का साइज़ आपको पता है कितना बड़ा होता है, मीन्स अब नाप तो नहीं सकते लेकिन गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है। उस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। सो गैलेक्सी से भी बड़े साइज़ के अंदर ये जो पूरा ये जो सिंगुलैरिटी है ये एक्सपैंड कर जाती है, और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो मटेरियल होता है वो ठंडा होता है, और उससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारे प्लैनेट्स का, ठीक है। अब लाइट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारी चीज़ें इसी टाइम पर फॉर्म होती हैं। साथ ही साथ लास्ट में कार्बन और ऑक्सीजन भी बाद में फॉर्म हो जाता है, और जो बाकी बहुत सारा मैटर है, एलिमेंट्स हैं, वो भी बाद में फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो बिग बैंग थ्योरी का यही था कि मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, धीरे धीरे ये जो सिंगुलैरिटी है ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है, और बाद में यहाँ पर जो है हमारे जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस एक्सप्लोजन की वजह से। और इस थ्योरी को हम आज मानते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमने प्रीवियस में जितनी भी थ्योरीज डिस्कस की हैं उनसे ये थ्योरी जो है ना ये थोड़ी सी साइंटिफिक साउंड करती है, ठीक है। सो ये वाली जो थ्योरी है ना बिग बैंग थ्योरी, ये मॉडर्न थ्योरी की कैटेगरी में आती है, और जो बाकी हमने अभी थ्योरीज डिस्कस की हैं ये अर्लियर थ्योरीज के अंदर आती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के थ्रू अर्थ के ओरिजिन के बारे में जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।